स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के चैप्टर 3 के पार्ट सेकंड को लेकर आई हूँ। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को जीव विज्ञान की बहुत सारी शिक्षण प्रणालियाँ हैं उनके बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेट लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी मेथड, ह्यूरिस्टिकल मेथड, इसी तरह से असाइनमेंट, हिस्टोरिकल, बहुत तरह के मेथड के बारे में बताया था कि किस तरह से ये सभी विधियाँ या मेथड कितनी उपयोगी होती हैं छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि वो इनके ज़रिए अपने कार्य को बहुत ही आसानी से सुविधाजनक बना सके और इनके द्वारा वो चीज़ों को ना सिर्फ करने बल्कि सीखें, समझें और उसे अपने निजी तौर पे जीवन में भी अपनाएं। तो चलिए उसी के आगे आज फिर से नया शुरू करते हैं हम लोग। जीव विज्ञान शिक्षण की विधि के चयन का आधार क्या है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षण विधियां क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, मेथड क्या है उनके। तो आज मैं जीव विज्ञान के शिक्षण की विधि के चयन का आधार बताने जा रही हूँ। इसको बताने से पहले चलिए शुरू करते हैं। इसके शिक्षण के चयन हेतु जीव विज्ञान की प्रकृति को समझना आवश्यक है। किसी भी विधि के चयन को अपनाने से पहले उसके जो शिक्षण विधि है उसकी जो प्रकृति है, जीव विज्ञान की जो प्रकृति है, पहले उसे समझना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने जीव विज्ञान को समझने से पहले ही लेक्चर मेथड को अपना लिया कि लेक्चर मेथड में हम क्या करेंगे, कोई भी अपने द्वारा तैयार किया हुआ पाठ लेकर आएंगे, छात्रों के सामने पेश करेंगे, छात्रों को बता देंगे और फिर चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से पूर्ण विधि नहीं मानी जाएगी या फिर विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसके किसी विधि के चयन करने से पहले हमें जीव विज्ञान की प्रकृति को समझना होगा। यानी कि जीव विज्ञान में क्या है, क्या चीज़ होती है जिससे हम छात्रों के सम्मुख पेश करें और वो समझ सके, और ना सिर्फ समझ सके बल्कि उनके प्रति उनमें रुचि जागृत हो। तो जीव विज्ञान की जो प्रकृति है वो ये है कि इसमें सभी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ शामिल होती हैं। इनकी खोज में नए नए तरीके की चीज़ें या ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहले हमें इसकी प्रकृति को समझना होगा, फिर उसी के आधार पे हमें उस विधि का चयन करना होगा। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया कि हिस्टोरिकल मेथड का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। हिस्टोरिकल मेथड यानी ऐतिहासिक विधि होती है। तो अगर हमें इस विधि का चयन करना है तो हम पहले उन पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो अब इस पृथ्वी पे नहीं है, जो विलुप्त हो चुके हैं, किन कारणों से विलुप्त हो चुके हैं, और ऐसा कहीं आने वाले भविष्य में भी ना हो कि वो पेड़ पौधे जो नई प्रजाति के हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है। यानी कि पहले तो हमने अपनी प्रकृति चयन की, यानी कि पहले हमने किसी पौधे के बारे में जानकारी उपलब्ध करने के लिए सोचा, फिर हिस्टोरिकल मेथड का उपयोग किया, फिर उसके बाद में हमने उसकी संपूर्ण जानकारियां प्राप्त की और इसी तरह से छात्रों के अंदर रुचि पैदा कराई कि किस तरह से पेड़ पौधों का रहस्य है, इतिहास है, और किस तरह से पेड़ पौधों को हम लोग भविष्य में भी संग्रह करके रख सकते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। जीव विज्ञान शिक्षण करते समय ज्ञानात्मक पक्ष अर्थात जीव विज्ञान के प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा तथ्यों पर भी अधिक बल दिया जाता है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि भी है। प्रायः जीव विज्ञान शिक्षण करते समय इनके सभी पक्षों पे बल तो दिया जाता है, लेकिन जीव विज्ञान के तथ्य, सिद्धांत एवं क्रियाएं किस प्रकार विकसित होती हैं, यह पक्ष प्रायः शिक्षण में उपेक्षित रहता है। जीव विज्ञान शिक्षण में प्रमुख तत्वों का ज्ञान प्रदान करने के साथ ही मनन, कार्यकरण, संबंध, तर्क शक्ति, इन सभी चीज़ों पर भी बल दिया जाता है। तो जीव विज्ञान के जब भी हम लोग शिक्षण करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले इसके ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि ये होते हैं कि किस तरह से छात्रों के सम्मुख हम कोई भी चीज़ पेश करें जो उनके ज्ञान पर उनका ज्ञान बढ़े और वो उनमें नई नई जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करें, उसमें रुचि लें। ठीक है, उसके बाद में है प्रत्ययों, यानी कि जो सिद्धांत है, प्रत्यय जो स्पष्ट रूप से उनके सामने प्रस्तुत हो रहा है उसको समझने के सिद्धांत, और उसके बाद में उन तथ्यों पर अधिक बल दिया जाए जो भी उनके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो उसके जो फैक्ट है, तथ्य मीन्स फैक्ट होता है, जो सत्य है उसके पीछे का, उस पर अधिक बल दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम इस विधि की बात करेंगे, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जीव विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और इस मेथड के ज़रिए अभी मैं इसके बारे में पूर्ण विस्तार से बताऊंगी, फिलहाल मैं आप लोगों को छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट दे रही हूँ कि इस मेथड के ज़रिए बच्चों में बहुत ही ज़्यादा उनके तर्क शक्ति बढ़ाने की क्षमता का विकास होता है, उनके मनन करने की क्षमता बढ़ती है, उनके खुद से खोजने की करने की क्षमता पर बढ़ावा या बल दिया जाता है। ये अध्यापकों के द्वारा या उन मेंटर्स के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहले समझते हैं जैविक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समस्या समाधान विधि का विशेष महत्व है। इसमें शिक्षण किसी समस्या को समाधान हेतु छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। छात्र उसमें समाधान हेतु नियोजित प्रयास करते हैं और अर्थपूर्ण हल खोजते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी अध्यापक आता है या फिर कोई भी मेंटर हुआ या कोई भी आपका गाइडेंस हुआ जो आपके सामने एक ऐसी समस्या प्रस्तुत करता है, यानी विद्यार्थियों के सामने समस्या के तौर पे कुछ ऐसी नई चीज़ देता है। सपोज उसने ये दे दिया कि आप पता लगाइए कि पर्यावरण में सडनली ये पेड़ पौधों क्यों कम हो रहे हैं, या बरसात क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है सडनली, या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, सूखा पड़ जा रहा है, या फिर अचानक से ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। तो पर्यावरण में होने वाली ये सभी गतिविधियों के बारे में आप पता करिए। तो अब छात्रों को ये समस्या तो दे दी, तो अब छात्रों के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि वो जाएं, इसमें एक समय निर्धारित कर देते हैं कि आपको इतने समय के अंतर्गत आप ये सारी जानकारियां प्राप्त करिए और मेरे सम्मुख पेश करिए। तो छात्र इन सभी चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन करता है, सारी जानकारियां प्राप्त करता है, खोज करता है इसके बारे में। कई सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मॉडल्स पेपर्स, इन सभी जगह से जाके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, यानी कि उसकी खोज विधि इसमें रुचि उसमें जागृत हो रही है, उसमें तर्क चिंतन मनन और उसके सोचने समझने की जो बुद्धि है वो उसमें स्पष्ट तौर से नजर आ रही। तो इन सभी चीज़ों के सामने जब उसके सामने प्रस्तुत होता है तो वो सारे जब डेटा कलेक्ट करता है तब अंत में वो अपने जो मेंटर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनके सामने ये प्रस्तुत करता है कि ये जो होने की वजह है समस्या समाधान विधि, यानी कि समस्या हमारे मेंटर्स या अध्यापक के द्वारा दिया गया और छात्रों को दिया गया। तो अब छात्र उस समस्या को समझेंगे, फिर उसके बाद इस समाधान को निकालेंगे। इसी वजह से इसको समस्या समाधान विधि बोली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस विधि के निम्न सोपान, यानी कि ये जो समस्या समाधान विधि है इसकी ये जो स्टेप हैं, ये जो 7 स्टेप बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही इतना ही ये पोर्शन पूछ दिया जाता है कि समस्या समाधान विधि के स्टेप कौन से, यानी कि सोपान कौन कौन से हैं, उसको एक सामान्य रूप में अरेंज करें या लिखें। तो सबसे पहले इसमें आता है समस्या का चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, तथ्यों को एकत्रित करना, परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या निष्कर्ष पर पहुंचना, मूल्यांकन करना, कार्य तथा आलेखन करना। तो ये सारी विधियां एक साथ हैं। इन सभी चीज़ों में इन विधियों को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि समस्या तो आप लोगों ने पता कर ली और इसके बारे में खोज भी कर ली। एक और है, इन सबसे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ छात्रों को, ये विधि ये इसी के अंतर्गत है, समस्या समाधान के अंतर्गत कि क्या ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। तो यह विधि उच्च कक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी है, यानी कि उच्च कक्षाओं में अध्यापक अपने द्वारा पढ़ाया हुआ कोई भी ज्ञान, मतलब कि कोई भी उनको समस्या देता है, विद्यार्थी इतने कैपेबल होते हैं कि वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में आसानी से वो प्राप्त कर लेते हैं। इसमें छात्रों की तार्किक क्रम में ज्ञान प्राप्त होता है, इनमें छात्रों की मानसिक शक्ति विकसित होती है। लेकिन ये एक और भी बात है कि ये उच्च कक्षाओं में तो ये विधि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन जो निम्न वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए इतनी प्रचलित नहीं है, क्योंकि छात्र इतनी बड़ी समस्याओं के समाधान करने में उनके सामने कई सारी परेशानियाँ शामिल होती।
तो चलिए आइए सबसे पहले हम इन स्टेप के बारे में, इन सोपान के बारे में समझते हैं। समस्या का चयन करना यानी कि समस्या का चयन करना यानी कि अध्यापक ने सबसे पहले बहुत सारे ग्रुप छोटे छोटे बच्चों के यानी कि 5-6 या 4-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए हैं। अब उन हर ग्रुप में उनके समान ही उनको समस्या दे दी गई, यानी कि जो बच्चा बहुत बुद्धिमान है तो उसको बहुत ही कठिन समस्या दी गई, जो बच्चा मंद बुद्धि का है तो उसको थोड़ी कम कठिन समस्या दी गई। फिर उसके बाद में उनको अब उन छात्रों से कहा कि इसके बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कीजिए और उसके बाद में इसके समाधान भी बताइए। फिर छात्रों ने खुद से जाकर समस्या का प्रस्तुतिकरण किया, यानी कि सब जगह गए और उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। ठीक है, फिर उसके बाद में नंबर 3 है हमारा तथ्यों का एकत्रीकरण। अब जितनी भी समस्या का उन्होंने चयन कर लिया, अब उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, तो अब वो सारी जानकारी एकत्र की गई। सारे जितने भी 4-5 बच्चे थे एक ग्रुप में, उन सभी ने मिलकर सारी जानकारी एकत्र कर ली गई कि हाँ ये समस्या है, शुरुआत यहाँ से हो गई। अब इसके आधार पर उन्होंने परिकल्पना का निर्माण किया, यानी ये 3 स्टेप तो सिर्फ समस्या को समझने, समस्या का एकत्रीकरण करने और समस्या का चयन करने में ही निकल गए, लेकिन अब ये जो हमारा चौथा स्टेप है परिकल्पना का निर्माण करना, इस स्टेप से बच्चे अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक कदम आगे लेते हैं, यानी स्टेप आगे लेते हैं कि अब किस तरह से हमारे सामने जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसको किस तरह से हम इसका समाधान ढूंढें। फिर उसके बारे में समाधान निष्कर्ष पे पहुंचना। अब यहाँ पे बहुत सारी परिकल्पनाएं होने के बाद में अब वो सभी समाधान के निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में जब समाधान के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं कि जितनी भी उन्होंने समाधान ढूंढे क्या वो वाकई में उस समस्या को सही करते हैं या फिर नहीं। फिर उसके मूल्यांकन के बाद में जब वो एकदम सही समस्या का समाधान हो जाता है, फिर उसे कार्य तथा आलेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने शिक्षक के सामने। तो आई होप आप लोगों को आज ये तो समझ में आया होगा कि समस्या समाधान विधि क्या होती है, इसके निम्न सोपान क्या होते हैं और किस ज्ञान में ये बताया कि ये उच्च विद्यार्थियों के लिए, उच्च वर्ग के यानी उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ये विधि तो बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके गुण तो बहुत सारे मैंने आपके बता दिए। दोष इसके ये हैं कि इस विधि में बहुत सारा समय खर्च होता है, बहुत सारा श्रम और पैसा भी लगता है। समय की इसमें समय सीमा नहीं होती है, चूंकि इसमें बहुत समय भी लग जाता है, तो इसलिए ये निम्न वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी इतना उपयोगी साबित नहीं होता है। बच्चों में, निम्न वर्ग के बच्चों में अभी भी उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, उनको सहायता की जरूरत पड़ती है, तो ये निम्न विद्यार्थी बच्चों के लिए इतना सहायक साबित नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जीव विज्ञान के शिक्षण में हमारी समस्या समाधान विधि बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। तो आज आप लोगों को आई होप ये पूरा समझ में आया हो कि जीव विज्ञान के विधि के चयन का आधार क्या है, इसके समस्या समाधान की विधि क्या है, किस तरह से समस्या समाधान के स्टेप क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। थैंक यू।